हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.112 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ सिंपल एक्सेलरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एक्सेलरेशन। सो अ सिंपल एक्सेलरोमीटर कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब filled with a liquid and bent as shown below। चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। During motion, the level of the liquid in the left arm will be at height h1 and in the right arm it is at height h2. The acceleration A of a carriage in which the accelerometer is installed, assuming that the diameter of the tube is much smaller than h1 and h2 is। यानी आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है उस कैरेज का जिसमें इस एक्सेलरोमीटर को रख दिया गया है। सो कैसा चित्र दिया गया है इस प्रॉब्लम में, पहले आप उसे समझ ले। ये ग्राउंड को शो किया जा रहा है और एक ट्यूब को कुछ इस तरह से इसमें रख दिया गया है। ये इस ट्यूब की दो विंग हैं। एंगल्स 45 डिग्री दिखाए गए हैं दोनों साइड, और ये बताया गया है कि इस ट्यूब का डायमीटर बहुत बहुत कम है H1 और H2 के कंपैरेटिवली। H1 H2 क्या है अभी मैं शो करूंगा, आप ध्यान दें। इन दोनों विंग्स में लिक्विड के लेवल को कुछ इस तरह से शो किया गया है। मैं यहां पर इस पिक्चर को सावधानी से बना रहा हूं, आप ध्यान दें। कुछ इस तरह से यहां पर लेवल को हल्का सा टिल्ट देते हुए शो कर रहा हूं मैं, और यहां पर भी लिक्विड को। आप ये समझें कि जो टिल्ट लिक्विड के फेस पे आता है वो टिल्ट जब इन डैश लाइनों के थ्रू इस पॉइंट से मिलाया जाएगा तो इसे एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखना चाहिए। उसी बात का ध्यान दे के मैं इस टिल्ट को शो कर रहा हूं। इस साइड हाइट को h1 बताया गया है, और ये बात आप बिल्कुल क्लियरली समझते हैं कि अगर ये हाइट h1 है तो इस बेस लेंथ को भी h1 ही होना चाहिए। ये एंगल 45 डिग्री है, सो इक्वल एंगल होने के कारण साइड भी इक्वल होंगी। और इस तरफ अगर इस हाइट को h2 दिया गया है तो क्लियरली मुझे इस बेस लेंथ को भी h2 ही बनाना चाहिए। अब सभी डाटा जो गिवन है मैं इस चित्र में शो कर चुका हूं। हमें कैलकुलेट करना है कि जिस कैरेज में इस एक्सेलरोमीटर को रखा गया है उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। यहां पर ध्यान दें, इस क्वेश्चन को एक बार मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूं एक क्लिप बना के। उस क्लिप में मैंने 1-to-1 प्रिंसिपल से, जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है किरचॉफ के सेकंड लॉ के, को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और आज अपनी मेथड में हम लोग इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से फोर्स कंपोनेंट को इक्वेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो किस तरह से ये होगा ध्यान दें। बिल्कुल सिंपल मेथड में अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें डायनेमिक्स लगा के, तो आप इस रीजन में एक लिक्विड सैंपल को इमेजिन करें। मान लीजिए यहां पर एक लिक्विड का छोटा सा सैंपल मैंने इमेजिन किया है जिसका मास dm है। तो जिस तरह का टिल्ट यहां पर बना हुआ है, अगर इसे ध्यान में रख के मैं फोर्सेस क्रिएट करूं तो किस तरह से वो फोर्स बनेंगे ध्यान दें। इस लिक्विड लेवल के टिल्ट को मैं इस पोजीशन पर शो करके सभी फोर्सेस को बनाऊंगा। आप ध्यान दें इस बात पे। कुछ इस तरह का टिल्ट है, मैं इसे अलग से शो कर रहा हूं ताकि आप इसे देख सकें। अब ध्यान दें, इस टिल्टेड सरफेस में अगर मैं लिक्विड का छोटा सा सैंपल जिसका मास dm है को एज्यूम करके उस पर फोर्स कंपोनेंट की बात करूं तो ये छोटा सा टिल्ट, और जिस ट्यूब में ये बना हुआ है अगर उस ट्यूब का हल्का सा पिक्चर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। सो इस पर लगने वाले फोर्सेस को जब शो किया जाएगा तो एक फोर्स dmg कुछ इस तरह से वर्टिकली शो होगा। dm आप यहां पर बनने वाले छोटे से लिक्विड सैंपल के मास को कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा फोर्स, क्योंकि ये पूरी ट्यूब a एक्सेलरेशन से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहां पर ये ध्यान दें कि लिक्विड के लेवल की हाइट्स को देख करके ये जज किया जा सकता है कि ट्यूब को किस तरफ दौड़ाया जा रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, और यही वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से इस तरफ लिक्विड का लेवल ज्यादा है। सो लिक्विड के इस लेवल को देख करके हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ट्यूब को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है। सो इस डायरेक्शन में अगर ये ट्यूब मूव कर रही है तो अपने ऑब्जर्वर को
ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा के इस प्रॉब्लम को इजीली समझा जा सकता है। सो एक ऐसे ऑब्जर्वर से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे, आप ध्यान दें, जो ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। अब उस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस छोटे से सैंपल, लिक्विड सैंपल पर लगने वाले फोर्सेस में जो फोर्सेस हमने अभी तक शो किए हैं वो dmg इसका वेट है, और दूसरा फोर्स जो स्यूडो फोर्स के रूप में एक्सेलरेशन ए के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया जाना चाहिए इस लिक्विड एलिमेंट पर, उसे dma होना चाहिए। सो इस तरह से एक छोटे से लिक्विड सैंपल पर लगने वाले फोर्सेस को शो किया जा सकेगा कुछ इस तरह से। और अब अगर इन फोर्सेस के कंपोनेंट बनाए जाएं तो ध्यान दें, इस टिल्ट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर इस एंगल को फाई माना जाए तो ये एंगल भी फाई होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये डीएमए हॉरिजॉन्टली शो किया जा रहा है। सो इस डीएमए का जो कंपोनेंट इस टिल्टेड सरफेस के अलोंग परफॉर्म करेगा उसे होना चाहिए डीएमए कॉस फाई। अगर इस एंगल को फाई माना जाए तो इस टिल्टेड सरफेस के अलोंग परफॉर्म करने वाले कंपोनेंट को होना चाहिए डीएमए कॉस फाई, और जो कंपोनेंट डीएमजी का इस टिल्टेड सरफेस के अलोंग परफॉर्म करेगा उसे होना चाहिए, आप समझ सकते हैं, वो डीएमजी साइन फाई होगा। एक बार इस बात को समझ लें क्लियरली। अगर इस एंगल को मैं फाई मान रहा हूं तो आप समझ सकते हैं इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद ये 90 माइनस फाई और ये फाई होगा। सो डीएमजी का ये कंपोनेंट डीएमजी कॉस फाई और इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट डीएमजी साइन फाई होगा। अब ध्यान दें, जिस डायरेक्शन में ये लिक्विड सरफेस टिल्टेड है उस डायरेक्शन में लगने वाले इन फोर्सेस को आपस में इक्वेट होना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं, ये एरो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट मैंने बनाए हैं, तो आप इन्हें इसी तरह से समझें। अप टू मार्क नहीं बन पाता है डायग्राम कभी कभी। एक बात पर और ध्यान दें, क्योंकि हमें ए कैलकुलेट करना है और ट्यूब से मिलने वाले नॉर्मल की बात नहीं करनी है। सो इस तरह से हम इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो अब अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट को इक्वेट करूं तो डीएमजी साइन फाई, जो कंपोनेंट इस टिल्टेड सरफेस के अलोंग है, और अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो डीएमए कॉस फाई है, वो इक्वेट किया जा सकेगा। यहां पर ध्यान दें, स्केलर मैनर में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। मैंने डायरेक्शन सहित सभी फोर्सेस बनाए हैं, सो मैं डायरेक्ट इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूं, आप ध्यान दें। सो इस सरफेस के टिल्ट के अलोंग डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 बनना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में टिल्ट बना हुआ है उस डायरेक्शन में किसी प्रकार का अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए सिस्टम के पास, नहीं तो इस टिल्ट के इक्विलिब्रियम में आ जाने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। यही सवाल उठेगा कि ये टिल्ट बदल क्यों नहीं रहा है। अगर इस एंगल फाई को हम स्टैटिक मानते हैं तो इस टिल्ट के अलोंग अब किसी प्रकार का फोर्स नहीं रहना चाहिए। सो इन दोनों को इक्वेट करके डीएम का टर्म कैंसिल करके एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा जी tan फाई। और tan फाई को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस डायग्राम की हेल्प लूं तो ध्यान दें, इस एंगल को हमने फाई माना है। यहां पर आप ध्यान दें कि ट्यूब के लेफ्ट और राइट दोनों विंग्स में लिक्विड टिल्टेड है, और अगर इन दोनों टिल्ट्स को आपस में ज्वाइन कराया जाए एक डैश लाइन से, तो आप समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट लाइन जो कि इस लेफ्ट के टिल्ट, राइट के टिल्ट और इस डैश लाइन को मिलाएगी वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सो इसके स्ट्रेट लाइन होने के कारण जो एंगल हमने इस डायग्राम में यहां पर फाई एज्यूम किया है उसे इस पोजीशन पर भी फाई होना चाहिए। और अब इस चित्र की हेल्प से अगर हम tan फाई की वैल्यू अप्लाई करें तो ये होगी h2 माइनस h1, यानी ये वाला हिस्सा h2 माइनस h1 अपॉन ये बेस लेंथ जिसे h1 प्लस h2 के बराबर होना चाहिए। सो एक्सेलरेशन के वैल्यू को लिखा जा सकेगा g h2 माइनस h1 अपॉन h2 प्लस h1। सो इस तरह से डायनेमिक्स अप्लाई करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो इस तरह से आप 1-to-1-2 प्रिंसिपल से प्रेशर का कंसेप्ट लगा के या डायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा के दोनों ही मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।